यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार मेरे यूट्यूब पर फिर स्वागत है। और मैं आप लोगों को फिर एक बार कुछ नई चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर मैं चाहता हूं कि आपकी मास्टर पूरी हो जाए, उस पर आपकी पकड़ पूरी स्ट्रांग बन जाए, आपके ऊपर मास्टरी हो जाए उस टॉपिक के ऊपर। तो मैं कुछ और भी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम, या यूँ कह लीजिए कि कुछ कॉन्सेप्चुअल लेवल की प्रॉब्लम लेके आया हूँ। वन बाई वन सॉल्व करता हूँ। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट प्रॉब्लम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन का सामना करा रहा हूँ। कहता है इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। तो ये आप देखिए इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, ए बी। मैं इसका नाम इन्फिनाइट लॉन्ग वायर देता हूँ। हैविंग ए चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहाँ पर भी आप देखिए चार्ज डेंसिटी लैम्डा का मतलब होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, passes through one of the edge of the corners of the length L। इसकी साइड लेंथ कितना हो जाएगा L, मतलब प्रत्येक लेंथ L। तो ये एक वायर है जो इसके कॉर्नर से पास करता हुआ, पासिंग थ्रू वन ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब ऑफ लेंथ L। इसके एज हुआ, ये एज हुआ, इससे पास कर रहा है, किसी से भी पास करता है। मैं एक को फोकस कर पा रहा हूँ आपके सामने। जैसे ये क्यूब ऑफ लेंथ है, ये बात भी देख सकते हैं। कहता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से कितना जा रहा है। ठीक, आप गॉस लॉ के प्रयोग करेंगे और गॉस लॉ के प्रयोग से ये जो चार्ज है ना, इसको आप लॉक करने की कोशिश करेंगे। इस चार्ज को लॉक करने की, तो कितने से इसे लॉक किया जा सकता है। ये क्या अभी क्लोज सरफेस है या ओपन सरफेस है। ये तो क्लोज नहीं है, क्योंकि एक क्यूब से है। अगर ऐसे ऐसे आप इसको ऐसे करके आ जाइए, इसकी अब मैंने फ्रंट व्यू दिया, आप देखिए ध्यान से। ये एक क्यूब है, दो क्यूब है, तीन क्यूब है, चार क्यूब, और यहाँ से वो लाइन अंदर पास किया कॉर्नर, यहाँ से उसके ये कॉर्नर पास किया, तो इसके क्यूब के आपके ये फेस को छूता हुआ निकल गया। अगर आप उससे सटा के 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर रख देंगे, तब ये सिमेट्रिकली चारों तरफ से एक समान घिर जाएगा, और दैट वी कैन कंसीडर टू बी ए क्लोज सरफेस। फिर से समझ लीजिए, एक क्यूब को सटा के मेरा ये कहना है कि एक क्यूब को अगर हम सटा देते हैं तो वो ये ओपन हो जाता है, और उसे अगर हम 4 क्यूब से सटा देते हैं तो ये क्लोज सरफेस हो जाता है। ये मेरा स्पष्ट बात आ गया, बिल्कुल आप भी समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसे 4 से सटा दिया और ये सिमेट्री हो गया और ये क्लोज हो गया। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ऑल द फोर्स। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, और ये क्लोज किससे बना हुआ है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, 4 है। लेकिन फ्लक्स टोटल कितना होगा इन पूरे सिस्टम से, तो वो हो जाएगा क्यू इनक्लोजर, क्यू इनक्लोजर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द क्यू इनक्लोजर, ये भी निकालने की बात है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू एल, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे इससे कर दिया। तो ये क्या आ गया, फ्लक्स थ्रू ऑल फोर क्यूब्स। लेकिन आपके पास एग्जाम में कितना, क्वेश्चन में कितना सेट किया गया, आपसे कितना पूछा जा रहा है, थ्रू 1 क्यूब ओनली। इसलिए हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, ऐसे ऐसे सिस्टम्स की क्या हो जाएगा, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4 सबसे जाएगा, तो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई एक्स, और चारों सिमेट्रिकली, इसलिए ये आ जाएगा 4 फ्लक्स एक से आ जाएगा, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए फ्लक्स किसी एक से कितना जाएगा, तो लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द आंसर। तो ये टोटल फ्लक्स हो गया, इस ट्यूब से जा रहा है। किस फेस से कितना जा रहा है, ये अभी आपको जानकारी नहीं मिल रहा है। आपको क्या जानकारी मिल रहा है, इससे कितना पास कर जाएगा ना। तो यहाँ पर इनकमिंग और आउटगोइंग भी नहीं है, क्योंकि इसको छूता हुआ निकल गया, तो सारा के सारा फ्लक्स निकलता हुआ हो जाएगा। बेहतरीन ढंग से आ गया। तो इसमें कौन सा 4, ये आपके पास आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई शक नहीं है, आपने आसानी से बना लिया। अब दूसरी बात तो देखिए, अब क्या कहता है, what is the flux through the surfaces which are at contact with a wire। yes, अब contact with a wire है, उससे कितना जा रहा है, ये आप ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर कौन कौन से सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेसेस
ये देखिए इस वायर से ये वाला सरफेस जो आप देख रहे हैं ये कांटेक्ट में आ गया, एक सरफेस ये आ गया, दूसरा सरफेस ये आ गया, तीसरा सरफेस नीचे का ये आ जाएगा और चौथा सरफेस भी आपके पास आ जाएगा। तो हाउ मेनी सरफेसेस आर कांटेक्ट? एक ये आ गया, दो आ गया ऊपर का और दो आ गया सरफेसेस नीचे का। दो कौन से आप समझ रहे होंगे ना, ये सरफेसेस ये वाला हो गया एक सरफेसेस पूरा, दूसरा सरफेसेस ये वाला हो गया और उसी तरह से एक सरफेसेस नीचे इधर से चला जाएगा और दूसरा सरफेस उधर से चला जाएगा। तो दो सरफेस ऊपर और दो सरफेस नीचे। कौन दो सरफेसेस नहीं टच कर रहा है इससे? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों नहीं टच कर रहा है, ये वाला और ये टच नहीं कर रहा है, बाकी तो सब इससे टच करेगा ही। जितने भी सरफेस आ रहे हैं उनसे सब टच करता हुआ। तो आपके पास पूछा कि फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ए वायर, तो कितने सरफेस से जा रहे हैं और जिससे वो कांटेक्ट आ जाएगा वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसको छू के निकल जाएगा पैरेलल टू द सरफेस। ये वाला यहां पर से क्या होगा, पैरेलल टू द सरफेस। तो एंगल कितना हो जाएगा इसका, इस पर 90 डिग्री सेट हो जाएगा। सो व्हाट इज द फ्लक्स इन कांटेक्ट विथ ए वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो दूसरा क्या आ जाएगा, फ्लक्स इन कांटेक्ट विथ सरफेसेस, जो उसके सरफेस से छू के जाएगा। देखिए इसमें होगा क्या प्रैक्टिकली, एक बार फिर समझ लीजिए। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहां से भी छू के निकला, एकदम से छूता हुआ निकल गया और उसकी भी परपेंडिकुलर। उसी तरह से नीचे भी छूता हुआ निकल गया परपेंडिकुलर, उसी तरह से ये भी छूता हुआ निकल गया परपेंडिकुलर। तो चार सरफेसेस ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर। फ्लक्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेसेस इज 0। क्यों 0 हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। मन में डाउट है, एक बार फिर से चलिए आपको यहां पर बेहतर ढंग से दिखा सकते हैं। ये देखिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड जा रहा है और सॉरी एरिया वेक्टर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चला गया, ऐसे छू के सरफेस को निकल गया। ये दोनों 90 है। ऊपर भी लीजिए एरिया वेक्टर, इसको छू के निकल गया। ऐसे ही आपके ऊपर नीचे आ गया। ये देखिए फेस जो सामने आपके सामने है, इसका इस साइड आ जाएगा, छूते हुए निकल गया और ठीक उस साइड से भी। तो दो सरफेस आपका बच गया, एक सरफेस ये बच गया और दूसरा सरफेस उस साइड का बच गया। उससे वो छू के नहीं जा रहा, उसको कुछ ना कुछ उससे पास करेगा। तो अब हमारे पास ये है, तीसरा है, यहाँ तो 0 हो गया। तीसरा, व्हाट इज द फ्लक्स विच इज नॉट पासिंग थ्रू, जो नहीं जा रहा है, तो इस दो से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू पूछता है आपका, उस पर क्वेश्चन फ्लक्स थ्रू द सरफेस विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ए वायर, जो उससे कॉन्टैक्ट करके नहीं जा रहा है, तो वो उससे दो सरफेस से जा रहा है, इन दोनों से जा रहा है। तो सारा का सारा फ्लक्स किससे पास कर गया, इन दोनों से। तो एक से कितना पास करेगा, उसका हाफ पास करेगा। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस नॉट टचिंग, तो जितना फ्लक्स पास कर रहा था लैम्डा L बाई 4 इप्सिलॉन नॉट, कितना फेस से नहीं पास किया, दो फेस है, तो दो में बढ़ जाएगा। सच 2 फेसेस आते हैं, 6 में से 4 तो आप देखे थे, तो 2 फेसेस इसमें बच गया, तो 2 बच गया। तो इसमें अब कितना आ जाएगा, लैम्डा L बाई 8 इप्सिलॉन नॉट। तो आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि यहाँ वाला लाइन जो होगा वो 4 फेस से, कौन कौन हो गए, एक फेस, दो फेस, ये दोनों तो सामने सामने हो गया, और दो ऊपर वाला इसी से देखिए टच किया हुआ, ये भी फेस का टच कर गया, इसको इस फेस का भी टच कर गया। क्या इस फेस का टच करेगा, आप ध्यान से देखिए, इस फेस का नहीं टच करेगा इस लाइन से। क्या उस फेस का, ये वाला जो फेस हो गया, नाम आपका दे दें, इसका नाम ले लीजिए PQRS, नॉट टच्ड। एक और क्या हो जाएगा, इस साइड वाला आप देख सकते हैं, मान लीजिए इसकी 9 हम दे दिए, MNSQ, नॉट टच्ड, MNSQ नॉट टच्ड पर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि 4 टच है और 2 अनटच्ड है। तो जो अनटच से एक से कितना पास करेगा, अगर दोनों को एक साथ मिला दें तब तो उतना ही रह जाएगा, क्योंकि जितना एंट्री लिया उसी दोनों से तो निकल गया। लेकिन हमारा है कि एक से कितना पास करेगा, तो 8 इप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट, सिमिलर टाइप की क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर दे रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। दिस इज ए हेमिस्फीयर, ए पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड जस्ट अबव द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर है, and of course the radius of the hemisphere is capital R as in a figure। तो ये जो Q चार्ज है, ये कैसा दिया हुआ Q चार्ज, जस्ट एबव, यहां पर देख सकते हैं, जस्ट एबव
ठीक हो गया। तो Q इज नॉट एट द सेंटर बट जस्ट अबव द सेंटर, मतलब इससे जस्ट बाहर है, एज इन ए फिगर। इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, Q इज, मतलब इसको ले सकते हैं Q, और यहाँ पर दोनों के बीच में एक डेल्टा मान लीजिए, इस गैप को डेल्टा मान लीजिए, तो डेल्टा इज अप्रोचिंग टू जीरो। इसका लॉजिक समझ में आ गया। लेट अस सपोज द गैप बिटवीन द चार्ज एंड द सेंटर इज लैम्डा, या डेल्टा दिए हुए यहाँ पर डेल्टा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डेल्टा, कितनी दूरी पर है डेल्टा, तो डेल्टा टेंड्स टू जीरो, मतलब एकदम से सटा हुआ है, लेकिन फिर भी सटा नहीं है। अंतर समझ में आ गया ना, सटना में और थोड़े से अलग मेंटेन करके दोनों में अंतर है। चलिए अब आपके सामने क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो व्हाट इज द कर्व सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस है, आइए आपके पास। अब आप क्या कीजिए कि ये जैसे मान लीजिए हेमिस्फीयर हो गया, तो आप इसको एकदम से गोल कर दीजिए, ये क्लोज हो गया। तो ये चार्ज एकदम से सटा हुआ नहीं है, लेकिन एकदम से सटाने के करीब। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोज सरफेस हो गया। पहले क्या था, अनक्लोज था, बिना क्लोज सरफेस था। अब ये क्या हो गया, क्लोज सरफेस हो गया। एंड दिस क्लोज इज ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन क्लोज सरफेस हो गया, और ये चार्ज हो गया प्लस Q। तो आपके पास देख सकते हैं ये दोनों सिमेट्री है, जितना ऊपर निकलेगा उतना ही नीचे निकलेगा आपके पास फ्लक्स। तो क्वेश्चन में पूछा ऊपर वाला फ्लक्स का तो आपका इमेजिनरी है, उसको नहीं लेना है, लेकिन क्लोज फ्लक्स के लिए व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऐसा कितना स्फीयर है, देयर आर टू सच स्फीयर, तो φ1 प्लस φ2 मस्ट बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, देयरफॉर 2Q φ, माना कि दोनों बराबर 1 के बराबर है, दोनों एक ही हो गया, इसलिए φ थ्रू 1 कितना हो जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये कहाँ से पास कर रहा है, आप देख सकते हैं, एक पूरा नीचे के कर्व से पास कर रहा है ऊपर के। तो क्या कोई फ्लैट सरफेस है, यहाँ फ्लैट की कोई जरूरत ही नहीं है, कहाँ फ्लैट सरफेस है, इसको हटा दीजिए, तो देयर इज ए नो फ्लैट सरफेस, फ्लैट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो स्फीयर है और इसके स्फीयर के पास में रखा हुआ है। हाँ, ये बात आप मान के चलिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर था उसके सेंटर से, लेकिन इतना कम ऊपर है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट सेम, और तो एक फ्लक्स से कितना पास कर गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन। दैट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसकी खासियत ये है इस क्वेश्चन में कि अब आप इस केस को कंसीडर कीजिए। क्यों इस केस को कंसीडर करेंगे, क्यों नहीं इसी केस को करेंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, यहाँ फ्लक्स ही पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये कि फ्लैट से थोड़ा ऊपर है, तभी तो फ्लक्स उससे पास कर रहा है, और अगर टच कर जाएगा तो उससे कोई पास नहीं करेगा। सपोज कीजिए हम उसके सेंटर पर रख दिए, एकदम से रख ही दिए, टच करा दिए, तो भाई सारा फ्लक्स तो अब निकलने वाला रह गया, आने वाला फ्लक्स कहां पर रह गया, अभी क्या है, फ्लक्स इस फ्लैट से आएगा और उस फ्लक्स को छूता हुआ स्फीयर से निकल जाएगा। मतलब अब इसका लॉजिक क्या हो गया, ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर है और ये प्लेट है, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स कुछ आएगा, देखिए ध्यान से। आपने क्या देखा, जितना फ्लक्स प्लेट से एंट्री ले रहा उतना ही फ्लक्स निकल गया, स्पष्ट बात है। लेकिन चूंकि ये चार्ज आउटसाइड है, ये चार्ज आउटसाइड है, तो फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। फ्लक्स नेट में क्या है, फ्लक्स फ्लैट है और फ्लक्स कर्व, और दोनों मस्ट बी 0। जब हम इसको टच करके मानते हैं तो फ्लैट में टच रह ही नहीं गया, अब तो सिर्फ जाने वाला है, आने वाला कहाँ रह गया, जब टच ही कर गया तब उस पर आ कहाँ रहा है, अब तो वहां से निकलने की बात होता है। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, चार्ज आ भी रहा और जा भी रहा है, तो फ्लक्स फ्लैट प्लस फ्लक्स क्या आ गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लैट, सॉरी ये वाला फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, इसको छोड़ दीजिए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, और ये क्या हो जाएगा, उस साइड चला गया, तो फ्लक्स थ्रू कर्व। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू कर्व आपके पास मालूम है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज द फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। तो आपके पास क्या चार्ज आ जाएगा इसमें, C इज द कंडक्टेंस। अब आप आइए विजुअलाइजेशन, क्या आप देख के समझ जाइएगा, बिल्कुल समझिएगा। आप एरिया वेक्टर देखिए तो इसका किस साइड है, दिस इज द एरिया वेक्टर, किसका, फ्लैट सरफेस का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, ऑलमोस्ट 180 डिग्री। उस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव फ्लक्स तो होगा, तो आने वाला फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, और जब इससे बाहर निकलेगा तो इसका एरिया वेक्टर भी नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नीचे डायरेक्शन है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। और व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, उतना ही होगा लेकिन नेगेटिव।
ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसे ध्यान देके समझिएगा। डेल्टा टेंड्स टू जीरो का मतलब भी समझ लीजिएगा। डेल्टा टेंड्स टू जीरो इफ द चार्ज इज नॉट टचिंग द फ्लैट सरफेस, तो दोनों होना ही होना है, फ्लैट भी होगा और कर्व भी होगा, लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि जब आएगा तो उतना निकलेगा। आने वाला का डायरेक्शन अप लेते हैं नॉर्मल आउटसाइड, तो वो निगेटिव हो गया, और इसका नॉर्मल डाउन साइड है, और एरिया भी डाउन साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउन साइड, दोनों पॉजिटिव। नेक्स्ट, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? इन ए फिगर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस डेल्टा इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, ये जो चार्ज आप देख रहे हैं, ये आपके पास जो चार्ज है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, और इस कॉर्नर से इसके डायगोनल के ही सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। और ये कितना दूरी पर ये चार्ज है, आप देख सकते हैं इस चार्ज को, ये गैप देखिए दोनों के बीच में, ये डेल्टा क्या है, टेंड्स टू 0, मतलब बहुत स्मॉल दूरी पर है। लेकिन कहाँ पर पहुँच रखा गया है, ताकि इसको सिमेट्रिकली डायगोनली दो साइड में या सिमेट्रिकल साइड में डिवाइड कर सके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। In a figure, charge q is placed at distance delta equal to near the corners of a cube of edge length L on the lines of the symmetry along the diagonals. चलिए, दोनों को सिमेट्री पर रखा गया। पूछता है what is the flux through each faces containing a point A। अब देखिए, ये पॉइंट A नाम दिया, और इससे कितना फेसेस टच करना है, तो आपके पास कितना फेस नजर आता है आपके तुलना में, इसको केवल देखिए। तो यहाँ पर 3 फेस टच करता है, एक फेस ये वाला टच करेगा, एक टॉप वाला टच करेगा, और ये सामने। एक कॉर्नर पर हाउ मेनी फेसेस विल बी टच, किसी भी कॉर्नर पर 3 फेस। जैसे इस पर लीजिएगा तो कौन 3 हो जाएगा, 1 2 3। इस पर लीजिएगा तो कौन हो जाएगा, 1 उस साइड से, और ये वाला 3। आप यहाँ पर लीजिएगा तो एक वर्टिकली इधर जा रहा है, एक वर्टिकली इधर जा रहा है, और एक जा रहा है। तो कहता है कि इस तीनों से फ्लक्स कितना जाएगा, एक बात हो गया। चलिए, दूसरा बार क्वेश्चन क्या पूछता है, एक एक करके चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपका सवाल भी समझ में घेड़ में आता हुआ रहेगा। सिंस ये जो चार्ज है किसी भी तरह से ना तो क्लोज है ना तो आपके पास इनक्लोज्ड है, मतलब इनक्लोज चार्ज नहीं है, ये बाहर चार्ज है। इसको इनक्लोज करने के लिए, लेकिन ये है कहाँ पर, एकदम सटा हुआ भी है। इसको सिमेट्रिकली क्लोज करने के लिए कितने आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, आपके बीच में यहां पर आना पड़ेगा आपको, ये बीच में आना पड़ेगा। तो कुल कितने तरफ से आपको इसको घेरने के लिए सिमेट्री में पड़ेगा, 4। तो आप उसको घेर के, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, 4 रख दीजिए, और ऊपर से भी 4 रख दीजिए, तो ये बीच में आ जाएगा। फिर से देखिए, एक है, एक उसके बगल से 2 3 4, ऐसे करके देखिए, इसकी फ्लैट में हमने दिया, ये देखिए, ये ऐसे करके हो गया। इसके हमने यहां पर ले लिया, अब इसको हमने 4 वाले में घेर दिया, तो एक ये क्यूब हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, 4 हो गया आपके पास जमीन पर, और 4 ऊपर से दग दिए, तो ये सर्टेनली सिमेट्रिकली 4 ओर से घेर गया। क्योंकि हर हालत में गॉसियन रूल के लिए आपको सिमेट्रिकली इनक्लोजर चाहिए, तो इसके लिए सिमेट्रिकली इनक्लोजर बनाने के लिए, सिमेट्रिकली इनक्लोजर we need 8 cubes। आप समझ चुके हैं कैसे, चारों तरफ से रख दीजिए, ऊपर से भी 4 रख दीजिए, तो ये तो बीच में आ गया, इसलिए सिमेट्रिकली हो गया। तो ना तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, सबसे कितना पास करेगा, Q बाई एप्सिलॉन टोटल, इसलिए एक क्यूब से कितना पास करेगा, सिंगल क्यूब से ऐसे ऐसे 8 क्यूब है, तो Q बाई 8 एप्सिलॉन। आप समझ में आ गया, चार्ज चूंकि पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और 8 एप्सिलॉन, क्यों 8 एप्सिलॉन है भाई, 8 क्यूब से पूरा पास कर रहा है, क्लोज है, तो 1 से कितना जाएगा, उसका 1/8 पार्ट, तो दिस इज द वैल्यूज। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेसेस कंटेन, अच्छा इसमें से भी हम लोग को पूछ रहा है ईच ऑफ द फेसेस कंटेनिंग द साइन। यहां पर देखिएगा, टोटल नहीं पूछ रहा हम आपको, टोटल मैं बाद में आपको बताऊंगा, इसके लिए चर्चा बाद में करूंगा। ईच फेसेस से पूछ रहा है, तो यहां से जो चार्ज जाएगा किधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके जस्ट बगल में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर, क्योंकि इसके फेस को कंटेन करता है। कंटेन करने वाला उसको छू के चला जाता है फेस को, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में बनाए थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर आ जाएगा, उसको भी छू के चला जाएगा, परपेंडिकुलर बाहर आ जाएगा। अगर हम शॉर्ट में कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बोर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके छू के चला गया इसको,
और ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कीजिए, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो cos थीटा और cos 90 इक्वल टू 0। तो जो फेस को टच कर रहा है उससे फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेसेस कंटेनिंग ए पॉइंट ए, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछता है, इसके दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द अदर 3 फेसेस। चलिए अब अदर 3 फेसेस से कितना जाएगा ये आपको निकालना है। तो अदर 3 फेसेस के लिए ऑप्शंस तो मैं नहीं दिया हूं इसमें, इसलिए बिना ऑप्शंस के ही आपको बनाना पड़ेगा, ऑप्शंस के लिए बाद में आ जाएगा। अदर 3 फेसेस से कितना जाएगा, तो आप आ जाइए। सबसे पहली बात है कि जिससे जाएगा वो कितना जाएगा, तो एक क्यूब से कितना गया ये आपको निकल गया था 8 इप्सिलॉन नॉट, समझ में आया। एक क्यूब से कितना गया, एक क्यूब से फ्लक्स कितना एंट्री गया, 1 क्यूब बाई 8 इप्सिलॉन नॉट। क्लियर कट आ गया, जिसमें 3 फेस को छू ही नहीं रहा, मतलब कि परपेंडिकुलर जा रहा है और नेक्स्ट 3 फेस से निकल रहा है। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू टचिंग 3 फेसेस, कितना हो जाएगा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू 3 फेसेस, इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग लिख लीजिए Q बाई 8 इप्सिलॉन। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसमें ऑप्शन नहीं दे पाए, छूट गया लिखने में, लेकिन ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, Q बाई 8 इप्सिलॉन। फिर से देख लीजिए कौन सी बात कर रहे हैं, 3 को तो ये परपेंडिकुलर चला गया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 को नहीं टच किया तो उससे फ्लक्स जाएगा, कितना जाएगा वो नहीं पूछ रहा, तीनों मिला के कितना जाएगा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द 3 फेसेस कंबाइंड टुगेदर। एक से नहीं है, अगर एक से पूछता तो उसका भी थर्ड पार्ट कर देते, Q बाई 24 इप्सिलॉन नॉट हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं। यहां पर देखिएगा कंबाइंडली पूछ रहा, तीनों को मिला के कितना जाएगा, तो भैया जितना क्यूब में एंट्री किया उतना तीनों से निकल जाएगा, 3 से तो परपेंडिकुलर और 3 से टच करके निकल रहा है, ये उसका दूसरा पार्ट आ गया। नेक्स्ट आ गया फ्लक्स थ्रू ईच पासेस, फ्लक्स थ्रू ईच पासेस नॉट टचिंग ए, यस, तो यहां पर कितना हो जाएगा, नॉट टचिंग ए ईच, अभी क्या था कि तीनों मिला के कितना था, तो Q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट। अब एक से कितना पास करेगा, भाई तीनों सिमेट्रिकली है ना, तीनों फेस तो बाकी तीनों सिमेट्रिकली है, तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 से इसको और मल्टीप्लाई भाग दे दीजिए, तो 8 या 34 हो जाएगा 20। तो दिस इज द पॉइंट, मतलब आ गया 3 से आ गया Q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट, 3 का मतलब पूरे क्यूब से आ गया, क्यूब में 3 को तो परपेंडिकुलर है तो 3 ये आ गया, बाकी एक से कितना जाएगा ये आ जाएगा, तो वो भी आंसर आ गया इसमें। चलिए चौथा क्वेश्चन करिए, फ्लक्स इंटरिंग द 3 साइड्स, ये मजेदार क्वेश्चन है। फ्लक्स इंटरिंग, इंटरिंग का वर्ड क्यों आ गया, अगर रियली इसको टच करेगा तो इंटरिंग की बात ही नहीं आएगा, बात समझ में आ गया। अगर इसको टच कर जाएगा तो इसी पॉइंट पर है तो इंटर क्या करेगा, खुद वहीं पर है तो इंटर क्या, खुद ही बैठा हुआ उसके ऊपर, लेकिन इन रियलिटी क्या होगा, ये चार्ज थोड़ा सा हट गया, अब क्या करेगा, एंट्री लेगा, तो कितना से एंट्री लेगा, 3 फेस से लेगा, 3 से नहीं लेगा और 3 से लेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो 3 से जिससे नहीं लेगा और जिससे लेगा, अब ध्यान से देखिए, ये 3 फेस से आया तो 3 फेस से इसमें कौन कौन से आने वाला चार्ज हो जाएगा, उतना ही जाने वाला चार्ज भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 आने वाला, इसमें क्या पूछा, फ्लक्स एंटरिंग द 3 साइड्स, जिससे 3 से एंट्री करेगा, वो 3 को छोड़ दीजिए जिससे एंट्री, जिससे एकदम परपेंडिकुलर है, लेकिन जिससे एंट्री करेगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। आपको टोटल मिला के कितना लेना है, क्योंकि ये बाहर में चार्ज है तो आप ऐसे आ जाएंगे, क्यू टोटल कितना हो जाएगा, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यू, अगर ये बाहर है और पूछ रहा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यू, यहां पर देखिए फ्लक्स थ्रू उससे पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो गया, एज नो चार्ज इनक्लोज्ड। फिर से देखिए हम किसकी 0 की बात कर रहे हैं, हम आपसे सिंपल पूछ रहे हैं बच्चे लोग कि ये क्यू चार्ज यहाँ पर है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। आप बढ़िया से सोच लीजिए, क्या ये चार्ज क्यूब के अंदर है, क्यूब को टच कर रहा है, या क्यूब के बाहर है, आपका आंसर हो जाएगा क्यूब के बाहर। तो जैसे ही कोई चार्ज इंक्लोज नहीं हुआ, गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स मस्ट बी क्यू इंक्लोजर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इंक्लोजर है ही नहीं इस बॉक्स के अंदर, तो फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है उसमें, 4, 5 इस 6 क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, और 6 क्वेश्चन में मैंने क्या दिया, व्हाट इज द फ्लक्स टोटल, किससे, 1 क्यूब से, आंसर हो गया 0। क्यों 0 हो गया, एज नो चार्ज इनक्लोज्ड। चलिए अब 5th नंबर क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, 5th नहीं 4th पर, फ्लक्स एंटरिंग द 3 साइड, आने वाला, ये देखिए फ्लक्स 3 आ रहा है, वो कितना आया था, फ्लक्स थ्रू द 3 साइड 8 क्यू इप्सिलॉन नॉट, आने वाला का देखिए इधर से डायरेक्शन है, और उसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ऊपर की, ठीक हो जाएगा। तो
तो इसका मतलब ये हो गया आने वाला का फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसी का Q8 इप्सिलॉन नॉट का निगेटिव साइन। तो इसमें आपको क्या प्रूव करने का, फ्लक्स थ्रू 3 साइड आने वाला ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों निगेटिव साइन आएगा, और पहले की बात Q/8 इप्सिलॉन होगा क्योंकि उतना ही तो फ्लक्स उसमें एंट्री ले रहा है। आने वाला फ्लक्स निगेटिव क्यों होगा, इधर से रहा और एरिया वेक्टर अपोजिट होगा, क्योंकि आउटवर्ड एरिया वेक्टर होता है, हर समय आने वाला निगेटिव ही हो गया। तो फिर जाने वाला क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एंट्री प्लस फ्लक्स आउटगोइंग मस्ट बी जीरो। यहां पर एज नो चार्ज इनक्लूड टोटल फ्लक्स जीरो, तो ये हो गया। अब इसमें एंट्रिंग वाला आपके पास क्या हो गया, माइनस Q/8 इप्सिलॉन नॉट प्लस Q आउटगोइंग कर दिया, बाहर निकलने वाला जीरो, इसलिए Q आउटगोइंग कितना हो जाएगा, फ्लक्स आउटगोइंग Q/8 इप्सिलॉन, जितना आ गया उतना निकल गया, तो आने वाला कितना हो जाएगा, ये बीच वाइज हो जाएगा Q/8 इप्सिलॉन नॉट। बेहतर ढंग से समझा दिए हैं। इस बात को केवल ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको टच कर जाता, अगर सवाल में ये लिख देता कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो कौन सी सवाल नहीं बन पाता, तब उसमें आने और जाने वाला का बात खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलने वाले की बात हो जाता है। सेम आंसर रह जाता है लेकिन सिर्फ बाहर निकलने वाले का होता है। और तब उसमें पूछता कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यू, तो वो कभी जीरो नहीं होता। क्यों, आ रहा ही नहीं है उसमें, केवल जा रहा है, तो जाने वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फिर से एक बार बता दें आपको, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा कि भाई कोई क्यूब है और उस क्यूब में चार्ज बाहर है, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर वो क्यूब के ऊपर चार्ज है तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, आने वाला जीरो है ही नहीं, केवल जाने वाला, क्योंकि उसके ऊपर टच किया तो आ कहां से रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट, पैराबोलॉइडल सरफेस, यहां पर इसकी सेंटर है और यहां पर चार्ज है प्लस, एंड दिस गैप इज डेल्टा, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, टचिंग टू जीरो। मतलब आप क्या देखते हैं, इसके पोर्शन से, ये फ्लैट पोर्शन से इसकी रेडियस कितना हो गया, कैपिटल आर। तो ये चार्ज कहां पर है, इससे दूर हो गया, ठीक हो गया। अब आपसे पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछता है व्हाट इज द फ्लक्स, यहां से पूछता है व्हाट इज द फ्लक्स, चाहे इसको थोड़ा सा हाँकी, इसको यहीं पर रहने दीजिए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द पैराबोलॉइडल कर्व सरफेस, इससे पूछ रहा है, पैराबोलॉइडल कर्व सरफेस, इससे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा, केवल इसी से पूछ रहा। आप क्या कीजिएगा, एक सिमेट्री फिर से बना सकते हैं, इस तरह से सिमेट्री बना लेंगे हम, जितना उधर गया ठीक उसी तरह का सिमेट्रिकली, ये सिमेट्रिकली उसी के टाइप का सेम। तो जितना फ्लक्स इसमें जाएगा उतना ही फ्लक्स इसमें जाएगा, हम लोग उसको सिमेट्रिकली क्लोज कर सकते हैं। तो जितना इससे निकलेगा उतना इससे निकलेगा, तो फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, फ्लक्स टोटल दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसकी चार्ज क्यू है और इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा, एक से कितना पास करेगा, दोनों मिला के ना, दो है इसमें, टोटल में 2 है, तो फ्लक्स एक से कितना पास करेगा, Q/2 इप्सिलॉन, ये आपका आंसर है। अब यहां पर जो ये फ्लक्स लिया हुआ है, इससे कर्व से पास कर गया, ये निकल गया आपका, ये किससे निकल गया, कर्व सरफेस से, कर्व मतलब पैराबोलॉइडल सरफेस से कर्व, इसको कर्व भी मान लीजिए, दिस इज ए कर्व, इससे कर्व सरफेस निकल, ठीक है। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, देखिए क्वेश्चन बदल गया, तुरंत पूछ दिया व्हाट इज ए कर्व थ्रू फ्लैट सरफेस, क्या कीजिएगा, अगर इस पर टच करता तो फ्लैट तो होता नहीं, लेकिन ये तो बाहर है, जैसे ही बाहर है तो इससे क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स कितना होगा टोटल, केवल एक से लेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, फ्लक्स थ्रू पूरे के पूरे सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसको छोड़ दीजिए, इसको दो वाला नहीं, सिर्फ क्लोज सरफेस, जीरो। इसका मतलब हो गया फ्लक्स फ्लैट प्लस फ्लक्स पैराबोलॉइडल मस्ट बी जीरो। फ्लक्स पैराबोलॉइडल आपके पास है Q2 इप्सिलॉन नॉट, लेकिन फ्लक्स फ्लैट नहीं है इसका, और दोनों मिला देने पर जीरो, इसका मतलब फ्लक्स फ्लैट कितना हो गया, माइनस Q/2 इप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर आंसर। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का मतलब ये कर्व सरफेस या पैराबोलॉइडल सा कितना हो गया, पैराबोलॉइडल वाला आपके पास ऑलरेडी हो गया Q/2 इप्सिलॉन, लेकिन फ्लैट से कितना होगा, निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव होगा,
क्योंकि दोनों का जोड़ने पर तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? फिर से एक बार, अरे भाई हम इसको हटा दिए, अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना सरफेस हो गया? एक फ्लैट सरफेस हो गया, दूसरा पैराबोलॉइडल हो गया। दोनों मिला के चार्ज बाहर है, जीरो हो गया। दोनों मिला के चार्ज बाहर है, जीरो हो गया। एक से तो पहले ही आपको आ गया था, हम सिमेट्री करके देख लिए थे कि कर्व सरफेस से केवल पैराबोलॉइड q/2 इप्सिलॉन नॉट, तो बाकी कितना हो जाए कि जीरो हो जाए, उसका जस्ट अपोजिट, तो -q/2 इप्सिलॉन। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए बच्चे लोग, कहता है हेमिस्फेरिकल बॉडी है, ये ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉडी है, ये बेस है इसका, मैं इसे और बढ़िया से समझा दूं, ये बेस हो गया, ये कर्व पोर्शन, और इसकी रेडियस आर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द फील्ड इज पैरेलल टू द बेस, इसके पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द बेस। कहता है इफ द फील्ड इज पैरेलल टू द बेस, आपको क्या निकालना? व्हाट इज द फ्लक्स लिंक, आपको फ्लक्स निकालना है। यहाँ पर व्हाट इज फ्लक्स किस केस के लिए? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बेस, ये बेस हो गया, आपको इस बेस के पैरेलल जा रहा है, क्या आंसर होगा? चलो, इस कर्व सरफेस में कितने सरफेस है आप पहले चेक कीजिए, 2 सरफेस है, इसका मतलब ये हो गया, आप ध्यान से देखिए 2 सरफेस है। लेडीज बात कीजिए, कैसा सरफेस है? एक फ्लैट है, एक कर्व है, ई फ्लैट प्लस फ्लक्स कर्व, दोनों के लिए फ्लक्स कर्व, हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस, एंड दोनों मिला के क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? या आप भी पूछ सकते हैं क्यों जीरो हो जाएगा? हम लोग इसलिए कह सकते हैं, क्या इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लूज्ड है? नहीं ना, तो नेट आपका जरूर फ्लक्स जीरो होने वाला है, आ जाएगा। फ्लैट का कितना हो जाएगा? आप आ जाइए फ्लैट के लिए, फ्लैट का एरिया वेक्टर किस साइड हो गया? इस साइड, देख सकते हैं आउटवर्ड लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? ए का मतलब πr², और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? एरिया वेक्टर नीचे और फ्लक्स का जो फील्ड है, सॉरी फील्ड जो है पैरेलल टू द बेस। आइए इसको छोड़ दीजिए, फ्लक्स कर्व दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसलिए फ्लक्स कर्व कितना हो जाएगा? दैट मस्ट ऑल्सो बी जीरो। चूंकि ये वाला टर्म जीरो है तो फ्लक्स कर्व जीरो हो जाएगा। अब देखिए कर्व को अकेले चेक कीजिए, भाई जितना फ्लक्स इससे कर्व से एंट्री कर रहा था उसी कर्व से उतना एग्जिट भी कर लिया, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो, और वैसे भी ये जीरो आ गया। तो पहला आंसर हो जाएगा फ्लक्स थ्रू ए, जीरो हो जाएगा, इसके बाद पैरेलल टू द बेस होगा तो जीरो हो जाएगा। दूसरा केस में क्या कहता है? इस फिगर को भी देखिए, दूसरा केस में कहता है कि बच्चे लोग आपके पास वही है, वही हेमिस्फेरिकल है, लेकिन दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग दिस वे, अकॉर्डिंग टू इट इज गोइंग अपवर्ड। अब पूछता है कि फ्लक्स कितना होगा, ठीक हो गया। तो आपके पास तो मालूम है कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स हो रहा है, ऑलरेडी आपके पास जीरो है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस जीरो। क्यों कर्व सरफेस जीरो होगा? आप इसके नहीं, आप आ जाइए इसके पास, दोनों पर आइए, अभी आपको अलग से निकालना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। लेडीज बात के लिए आ जाइए, दोनों मिला देंगे तो क्या आंसर आएगा? भाई दोनों मिला देंगे तो क्या जीरो आंसर आएगा? जीरो। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फ्लक्स थ्रू फ्लैट प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व, दोनों मिला के जीरो। क्यों? एज नो चार्ज इंक्लोज्ड, एंड ई इज यूनिफॉर्म, दोनों मान। चलिए इसका मतलब ये हो गया, बोलिए इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? नीचे, दिस इज द एरिया वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 180 डिग्री। चलिए यहाँ पर आ जाइए, फ्लक्स फ्लैट सरफेस का क्या हो जाएगा? E इंटू πr² इंटू cos 180 डिग्री, और कर्व आप नहीं जानते हैं तो ई कर्व छोड़ दीजिए, और दोनों मिला के कितना होना है? जीरो होना ना, जीरो, क्योंकि चार्ज इंक्लोज नहीं है, जैसे उसमें जीरो इसमें भी जीरो हो जाए। यस, अब आ जाएंगे ई πr² की वैल्यू तो अपना रहेगा ही, cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा, ई कर्व हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इसलिए ई कर्व कितना हो गया? इज इक्वल टू, ये पूरा उस साइड चला जाएगा, ई इंटू πr² एंड दैट ऑफ कोर्स पॉजिटिव। तो ई कर्व कितना हो जाएगा? इसमें एज द, इसमें दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया है? फ्लक्स हमें निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है विद ए कर्व सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कर्व सरफेस? कर्व सरफेस से निकालना है,
तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कर्व सरफेस, ई पाई आर स्क्वायर। और पहला वाला में क्या आया था, जीरो आया। किस केस में जीरो आ गया, इस केस में। इस केस में क्या आ गया, क्योंकि फ्लक्स निकल रहा है इसमें, तो टोटल तो जीरो होना ही है ना। आप तो समझ सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जीरो होगा। जीरो होगा तो इसमें कितना सरफेस इन्वॉल्व है, एक फ्लैट है, एक आपके पास कर्व हो गया, एक फ्लैट और कर्व। फ्लैट का इक्वेशन आप डायरेक्ट जानते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए पाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल। ई कर्व नहीं जानते, कर्व की कोई बात, इसलिए इसकी आंसर क्या आ जाएंगे। अगर हम इसी केस को कहते हैं, जरा सही से आप देखिए, एक और अभी आपको हम बेहतरीन एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हमें लगता है कि बच्चों के मन में डाउट अगर रह जाएगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले ही अपनी तरफ से सेट कर। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है ना, आप बता सकते हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू। ये क्वेश्चन में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से दिया, न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू कर्व। क्या है, बाकी सब कुछ हो गया। चलिए आप देखिए, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स टोटल, क्योंकि कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, तो फ्लक्स फ्लैट प्लस फ्लक्स कर्व दोनों मिला देंगे तो कितना जाना है, जी। ठीक है, फ्लक्स फ्लैट है, ई ए के लिए पाई आर स्क्वायर, एंगल कितना हो जाएगा, देखिए एरिया वेक्टर भी इधर ही है, क्योंकि आउटवर्ड जाता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ले लिया, और ई भी किधर जा रहा है, इसी तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री, और फ्लक्स कर्व हो गया इक्वल टू 0। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे cos 1 आ जाएगा, इसलिए ई कर्व कितना हो जाएगा, दैट इज ई इंटू पाई आर स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। इस वक्त ई कर्व निगेटिव क्यों आ गया, गेस किया आपने, तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इस साइड जा रहा है, और ये कर्व का जो वेक्टर कर्व का डायरेक्शन जाएगा ऊपर ले लीजिए, तो दिस इज द ए वेक्टर। ई और ए आर अपोज्ड, और यहाँ पर ई एंड ए आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये फ्लैट का पॉजिटिव होगा, कर्व का निगेटिव, लेकिन टोटल कितना होना, 0, इसलिए दोनों निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर यू, क्या कहता है कि देयर इज ए लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, और ये काफी लॉन्ग है, आप देख सकते हैं ये इंफिनिटी तक जाना है, एज इन ए फिगर तो आप देख ही रहे हैं। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर इज लैम्डा, ठीक है। द वायर इज ओरिएंटेड अलोंग इट्स एक्सिस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वायर है इस प्लेट के ऊपर या रिंग के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसके सेंटर से पास करना, फिगर इज गिवन। आपसे पूछता व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर थ्रू द सर्कुलर रिंग या प्लेट, जो भी है, रिंग रहे तो भी वही होगा, प्लेट रहे तो भी होगा, और अगर हम कह दें ये स्फीयर है तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि जितना एंट्री करेगा उतना तो इससे भी निकलेगा। हमने इन सब चीज़ों को हटा दिया और सिर्फ कहा रिंग के लिए, आप क्या कीजिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले कॉन्सेप्ट से रूबरू होने का मतलब क्या है, एक देखिए लाइन चार्ज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग लाइन चार्ज, और उसके एक एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना होगा, कितना होगा, ये मैंने डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर किया था, आपको याद नहीं है तो भी याद रखिएगा। अगर दोनों पूरे के तरफ रहता, बीचों बीच रहता तो क्या देखते, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद होगा आपको। अगर ये बीचों बीच रहता, दोनों तरफ इन्फिनाइट रहता, लेकिन अगर एक ही तरफ है, मतलब एक के एज है, एक के कॉर्नर और दूसरा इन्फिनिटी है, तो उसके हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, कंफ्यूजन आप आ जाएंगे। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो वायर इस साइड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, आप कहीं से भी निकालिएगा, ऐसे चला जाएगा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ई एक्स कहलाएगा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ई वाई। तो ये आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि अगर लॉन्ग लाइन चार्ज हो और उसके किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द वायर आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये डेरिवेशनल एस्पेक्ट मैं बता चुका हूँ, इसलिए अभी तो नहीं बताऊंगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई एक्स भी हो जाएगा और ई वाई भी क्या हो जाएगा, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक ऐसे है और एक ऐसे है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लैम्डा दोनों का ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा, और लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो भी IITs के एक्सपायरेंट हैं, जो मेडिकल्स के एक्सपायरेंट, उसको तो ये रिजल्ट ऐसे ही याद रखना चाहिए कि किसी लंबे वायर के कारण उसके परपेंडिकुलर वन एंड पर परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
√2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये कितना एंगल पर चला जाएगा 45। लेकिन अगर हम केवल ई एक्स पूछे तो लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन, केवल ई वाई पूछे तो लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ही हम इसके ऊपर आना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर छोटे से डिस्टेंस ले लीजिए, हम केवल यहीं तक की बात करें, देखिएगा हम ये टोटल रेडियस कितना दिया हुआ इस क्वेश्चन में, कैपिटल आर, हम केवल स्मॉल आर की बात करते हैं, यहाँ पर स्मॉल आर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, आप भी समझ सकते होंगे। एक डायरेक्ट आ जाएगा ई वाई नीचे, वो वैल्यू कितना हो जाएगा लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक इस साइड हो जाएगा ई एक्स, वो कितना हो जाएगा लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसा कि वो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर रिपीट हो गया। किसके कारण फ्लक्स होगा और किसके कारण फ्लक्स नहीं होगा, ये वाला ई एक्स और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। परपेंडिकुलर होने पर क्यों फ्लक्स नहीं होता है भाई, अगर हम कोई ऊपर से डालेंगे तब ना जाएगा, नीचे से डालेंगे तब ना इसमें से रिंग में एंट्री करेगा, और अगर हम पैरेलल जाने देंगे तो इसमें कैसे रिंग के अंदर जाएगा, इसीलिए फ्लक्स नहीं होता। फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो इस एरिया से जब पैरेलल ही चला गया तो इसके अंदर कैसे जाएगा, तो इफेक्टिव क्या आ गया। ठीक है, अब आपके पास फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, देखिएगा फ्लक्स की क्या फॉर्मूला आता है, ई डॉट ए कॉस थीटा। एरिया वेक्टर आप देख सकते हैं, इसको नीचे से देखेंगे हम लोग, नीचे से ले लीजिए एरिया वेक्टर, नीचे चला गया, दिस इज द एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे, दोनों का बीच का एंगल क्या हो जाएगा ई का वैल्यू आप दे दीजिए लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या ये आंसर कर दें, कॉस थीटा में कॉस जीरो 1, क्या ये आंसर कर दें, कहेगा हाँ सर कर दें, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा बताते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, आप कहेगा ये तो सर वेरिएबल है क्योंकि आर पर तो वेरी करता है, तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी आर का लीजिएगा, आप कहीं नहीं आगे का आर का लीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि आपको एक छोटे से पतले से रिंग के भी अंदर से या प्लेट के अंदर से छोटे से एक रिंग से पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला मत यूज कीजिए, इसके बदला इंटीग्रेशन बढ़ाइए। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे मैं मिटा रहा हूँ, गलती भी मैं समझा देता हूँ ताकि आप गलत राह पर जाइएगा तो समझ जाइएगा कि हमसे मिस्टेक हो रहा है। अब आप क्या कीजिएगा, यहां पर आ जाइए, अब आप क्या कीजिए कि एक छोटे से यहां पर देखिए एक रिंग होती है, रिंग के अंदर छोटे से स्पेस में कितना डिस्टेंस पर आर, और इसकी थिकनेस को कितना ले लिए डी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और डी आर पर हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे। आ जाइए आपके पास, अब बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी, इंटीग्रेशन इसको भी करेंगे, इसको भी, इसको सर्कुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज सरफेस थोड़ी है, ये तो ओपन सरफेस है, तो हम लोग यहाँ पर सर्कुलेशन साइन का नहीं देंगे। फ्लक्स टोटल हो गया, फ्लक्स थ्रू पूरे रिंग से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का रेडियस कहाँ से कहाँ तक जाएगा भैया, ये आर का वैल्यू 0 तक जा सकता है, और ये आर ई का वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो गया लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कोई डाउट ही नहीं है मन में, ए डी ए नहीं जानते, क्या करें, रिंग का सरकमफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस कितना है डी आर, और दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री। इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट 0 टू आर, एंड दैट इज द फ्लक्स थ्रू रिंग पूरे चार्ज के कारण। इसको आप सिंप्लीफाई करना, क्या करें, पाई से पाई काट दीजिए, 2 से ये कट गया, 2 आ जाएगा एक में आपके पास, ठीक है। ऊपर में क्या क्या कांस्टेंट, एक आर से ये रेडियस भी कट जाएगा। अब आ जाइए, क्या क्या बच गया, लैम्डा हो गया, 2 हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, लैम्डा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आर डी आर भी कट गया, डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे, आर का इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू आर, तो कितना हो गया लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। तो व्हाट इज द आंसर, सो देयर इज द आंसर लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन। देखने में कितना बड़ा सवाल था, पसीना छूट जाता है, उसको देख के ही डर जाएगा, अरे बात इतना बड़ा सवाल कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना था, हाँ अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको सिर्फ डिराइव करने में 5-7 मिनट लग जाएगा, तब तो आप फंस गए। इसलिए फंसने का कहाँ सवाल है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही याद रखना है। कहाँ पर याद रखना, वो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की चैप्टर अलग से पढ़ाए थे, ड्यू टू लॉन्ग वायर के कारण, ड्यू टू सर्किल के कारण, ड्यू टू सेमी सर्किल, सबका पूरा दे दिया, जम के पढ़िए और इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपके सामने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ और इंजॉय भी आप करेंगे, थोड़ा सा आपको टफनेस लेवल भी लगेगा, लेकिन टफनेस कब नहीं लगता है, जब आप समझ सकते हैं।
अब आपके सामने क्या दिया हुआ, आप इसको देखिए ध्यान से। This is a rectangular. Let us suppose its length is L and width is B. This is called rectangular. और इस रेक्टेंगुलर के ठीक सामने में, जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक रेक्टेंगुलर है, इसके ठीक सामने में आके बीचों बीच कह लीजिए कि भैया मैंने एक वायर को रख दिया, इसके बीचों बीच को वायर को एक रख दिया, लॉन्ग वायर है। अब वायर है तो इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लिया, इन्फिनाइटली लॉन्ग है एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहां तक आपको समझ में आएगा। अब क्या पूछेगा कि भैया जब आपके पास सामने में, ऐसे कैमरा के सामने मैं बताता हूँ, मेरे पास ये फ्रेम है और सामने में तार ऐसे करके रखा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और किससे पास कर जाएगा, वो आपके पास जो रेक्टेंगुलर फेस है उससे पास करेगा और आपको वही फ्लक्स निकालना है। इस पूरे प्रोसेस में ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस, लेट अस सपोज डी डिस्टेंस है, याद रखिएगा इसकी सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या है तार से। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर है और इसके L इंटू बी दैट इज द एरिया हो गया। D कितना है, D इज डिस्टेंस किसका, ऑफ फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम फ्रॉम लाइन सेंटर टू सेंटर है। ये भी भारी बात नहीं, ये भी बड़ी आसानी से समझ, ठीक है। अब आपसे पूछेगा फ्लक्स निकालना है, कैसे निकालिएगा। तो पहली बात ये जान लीजिए कि किसी भी रेक्टेंगुलर से निकालना कठिन है, तब क्या करें, छोड़ दें इसे, छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर के बदला सिलेंडर से निकालिए, इसको अलग से फिगर से समझिए। कुछ तो सवाल है उसको बनाएंगे हम, लेकिन आप जरा से इसे देखिए, एक लाइन है और इसके पास चार्ज है, आउटपुट चार्ज है, और एक हमने इसे सिलेंडर से घेर दिया, बढ़िया से आप समझिएगा, सिलेंडर से घेर दिया। वही लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो ये लैम्डा, इसकी लेंथ इफेक्टिव ये वाला लेंथ है, तो हमने इसकी भी लेंथ को रख दी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं छोटा सा सवाल कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, क्या आपका जवाब होगा, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। अगर हम इसकी रेडियस को r दे दें और इसे बंद कर दिए तो ये क्लोज सरफेस हो गया, बीचों बीच रखा हुआ है तार और लैम्डा है, और ये इन्फिनाइटली लॉन्ग भी है, या नहीं भी इन्फिनाइटली लॉन्ग लीजिए, बस सिर्फ लीजिए एक लेंथ लैम्डा है और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अरे क्या गॉस लॉ कहता है, क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोजर कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितना है L, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया। ठीक है सर, यहाँ से इससे क्या मतलब है, मतलब ये है कि इस प्लेट को उठा के अगर इसके अंदर हम डाल दें और उसमें जाके सेट कर जाए, कैसे सेट करेगा सर, ये क्या बता है, पता है, देखिए आपके पास सिलेंडर होगी, फिर उससे फिगर को देखिए, और ये देखिए उसका आपका तार है ये वाला, और ये देखिए उसमें इसको सेट कर दिया उसी फ्रेम में, ये फ्रेम सेट हो गया। जिस फ्रेम की बात कर रहे थे, इससे सेंटर से इसकी दूरी कितना हो गया, ये दूरी आपको दिया हुआ डी डिस्टेंस, और सेंटर पर सेट कर दिया। सर ये क्या, आपको तो बड़ा भारी लग रहा है, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई इसके प्लेट को आप इसके तरफ सटा दीजिए, ऐसा डालिए कि जाके एकदम सट जाए, किसी किनारा पर पकड़ लिया टाइट, और तब इसके सेंटर लाइन, ये कौन सा लाइन है, चार्ज की लाइन, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, और ये वाला मान लीजिए इसका ABCD है, सॉरी अब बी यहां पर दिया, जिसका नाम बदल दीजिए, PQRS दे दिए, PQRS। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसको भी पहचानिए, PQ ये वाला हो गया R और S, इससे आपको फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखिए कि इस फ्लैट पोर्शन से उतना ही फ्लक्स पास करेगा जितना कि ये वाला सिलेंड्रिकली कर्व का पार्ट भी है ना। यहां से देखिएगा, जो इससे एंट्री किया उसको तो रास्ता इसी से निकलने का है, तो चाहे फ्लक्स थ्रू इससे पास करे या फ्लक्स थ्रू कर्व, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस, ये वाला क्या हो गया, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस, तो किससे ज्यादा पास करेगा, इसको भी आप सिलेंड्रिकली कर्व यहां पर बना सकते थे, ये भी सिलेंडर का पार्ट हो गया, तो जितना फ्लैट से पास आएगा उतना ही सिलेंडर से भी निकल जाएगा। यहाँ पर बेहतर फिगर है, उससे ज्यादा अच्छा यहाँ पर फिगर, ये तो आप समझ गए। चलो
अब कहेगा कि इसको बनाना कैसे और करना कैसे, अभी भी है। तो ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर है, इसको यहां से मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर से देखिए ये एंगल बराबर और ये डी डिस्टेंस हो जाएगा। डी डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला जो गैप निकाल लिया। अब आपको निकालना है फ्लक्स कितना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन का कितना पोर्शन से यहां से पास कर रहा है, 2 थीटा। एक थीटा ऊपर वाला हो गया, एक थीटा नीचे वाला हो गया, एक थीटा ये हो गया, एक थीटा ये हो गया। इस 2 थीटा से जो फ्लक्स पास करेगा वो इस स्क्वायर से होता हुआ इस सिलेंडर के पोर्शन से निकल जाएगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना है ये निकाल लीजिए। टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर तो आपके पास है ये लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो निकल गया। तो ये निकला कितने एंगल पर निकला था, 360 डिग्री, चारों तरफ से ये फ्लक्स पास करेगा। लेकिन यहां पर आपको कितना निकालना है, 2 थीटा से। तो 360 डिग्री से ये फ्लक्स है, तो 2 थीटा से कितना जाएगा, तो दिस इज 2 थीटा बाई 360 डिग्री, और यही आंसर हो गया। ठीक है, इतना आसान, बिल्कुल आसान है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। अरे भाई थीटा क्या ही नहीं निकलेगा। ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ तो आपने दिया ना b है, तो इसका सेंटर से कितना हो जाएगा, b/2, ये भी हो जाएगा b/2। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा बच्चे को, मैं ग्रीन से लगाऊं इससे, ये वाला पोर्शन हो जाएगा b/2 और ये वाला भी पोर्शन हो जाएगा b/2। तो ट्रायंगल कैसे बना, ट्रायंगल ऐसे करके बन गया। यहाँ पर इसको ले लीजिए, ये फेस को, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये b/2, ये b/2 और ये वाला d डिस्टेंस। तो अब आ जाइए tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा ऑब्वियसली b/2 इंटू डिवाइडेड बाई d, b/2 परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर b/2 और बेस, करेक्ट आंसर आ गया। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स b/2 d। आंसर तो आपका आ गया। इसलिए फ्लक्स कितना हो गया, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कह लीजिए या फ्लक्स थ्रू आपका रिक्टेंगुलर कह लीजिए, दोनों का तो पोर्शन आ गया। सिलेंडर का भी पूरा पार्ट थोड़ी था, 2 थीटा सिलेंडर का पार्ट है, 2 थीटा से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट, 360 डिग्री है तो इसको 2 पाई भी कह सकते हैं, 2 पाई रेडियन में हम लोग ले लें, थीटा रेडियन में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई कर दीजिए और 2 से 2 कट जाएगा, 2 तो खत्म ही हो गया, तो पाई हो गया। थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चे को, tan इनवर्स b/2, और ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा जो आपके पास निकालने में कठिनाई हो रही थी, हम इसको मान क्या लिए कि इट इज ए पार्ट ऑफ ए सिलेंडर, और सिलेंडर का टुकड़ा को मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये लंबा लाइन हो गया और इसे बंद कर दिया। तो पूरे तार को सिलेंडर के सेंटर से पास करा दिए और रिक्टेंगुलर को सामने फिट कर दिए। तो रिक्टेंगुलर के कितना पोर्शंस का एंगुलर पोर्शन बना रहा है, थीटा एंड थीटा, पूरा कितना बनाएगा, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री, हम 2 पाई रेडियन ही ले लिए। तो 2 पाई पर पूरा फ्लक्स है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए थीटा पर 2 थीटा पर कितना आ जाएगा, तो 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये थीटा, एंगल कितना हो गया 2 थीटा। यहाँ पर देखिए 2 थीटा बाई 2 पाई, 2 से 2 बाद में कटेगा तो थीटा बाई पाई आ जाएगा, पाई को रहने दो, थीटा इक्वल टू। ये क्वेश्चन जाने कितने बार IIT JEE के एडवांस को टच किया, एक टच किया हुआ क्वेश्चन आपको, और सामने एक तो यही क्वेश्चन खुद था। तो आपने देखा इसका जवाब क्या हो गया, व्हाट इज द ऑप्शंस। अगर कहेगा एक रेक्टेंगुलर है, LB है, D साइड पर है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आया हुआ है, जरा उसे भी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कब क्वेश्चन आया, IIT एडवांस 2015 में आया। अब ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, क्या दिया हुआ है, एक लॉन्ग लाइन चार्ज देख सकते हैं। ये लॉन्ग लाइन चार्ज किस डायरेक्शन में, अलोंग द वाई डायरेक्शन। क्वेश्चन में क्या है, इनफिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लाइज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो ये कौन सा एक्सिस है आप देख सकते हैं, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, इन ए वाईजेड प्लेन। तो ये वाईजेड प्लेन क्या हो गया, ये वाई हो गया और जेड प्लेन का हो गया, वाईजेड प्लेन पर ये खड़ा है। चलिए इसे वाईजेड प्लेन पर मान लिया, हमने एक ही लाइन शो किया, इसलिए वाईजेड प्लेन वहां पर लेंगे, ठीक हो गया। एट जेड इक्वल टू, वाईजेड प्लेन है, एट जेड इक्वल टू √3 पाई है इन ए वाईजेड प्लेन। एक आपके पास रेक्टेंगुलर है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स इलेक्ट्रिक थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD, इस ABCD में क्या हो गया,
देखिए आपके सामने हो गया ये ABCD हो गया, और ये कहता है XY प्लेन में, इस साइड X हो गया और ऊपर Y हो गया, तो सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो Z पर आपका एक वायर दिया हुआ, समझिए मेरे फेस को देखिए, मेरे पूरे बॉडी को मानिए कि हम एक फ्रेम है रेक्टेंगुलर XY, सॉरी किस पे हमारा दिया हुआ है, फ्रेम, यस XY फ्रेम पर है। X मान लीजिए मेरा इस साइड हो गया और Y इस साइड हो गया। अब देखिए सामने में एक तार है, तो तार से जो मेरी दूरी होगी वो कौन सा डायरेक्शन होगा, X ये है और Y ऊपर है, तो ये वाला मेरा Z डायरेक्शन हो गया, बॉडी से अवे Z डायरेक्शन। तो Z डायरेक्शन से उसकी दूरी उस फ्रेम का क्या दिया हुआ, Z डायरेक्शन से √3/a। व्हाट इज ए? आप देख सकते हैं इस पूरे रेक्टेंगुलर जो प्लेट की जो ऊपर की चौड़ाई है वो a, ताकि उसके सेंटर से a/2 और a/2 है, और लेंथ क्या है उसी रेक्टेंगुलर का दूसरा साइड है l। विड्थ मान लीजिए इसे, तो a/2 और a/2 है। तो तार के सेंटर से, फिर से एक बार देख लीजिए, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम हो गया, बीचों बीच तार, और तार से जो कि लीनियर चार्ज पर यूनिट लैम्डा है, लैम्डा पर चार्ज पर यूनिट लेंथ है, वहां से उस फ्रेम तक की दूरी कितना दिया हुआ है, √3/2a। और ये रेक्टेंगुलर का जो ऊपर का साइड है वो a/2 और a/2 पर मिल गया। ये क्वेश्चन मार्क हुआ। अब आपको क्या करना है कि जो फ्लक्स पास करेगा फिर उसी तरह से क्या करना, उसको उठा के एक सिलेंडर में डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने सिलेंडर में इसको डाल दिया, तो ये पोर्शन हो गया कर्व का सिलेंडर, सिलेंडर के कर्व के पोर्शन से आ जाएगा, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, एक पोर्शन को इसको यहाँ से मिला दीजिए, एक पोर्शन से ये मिल जाएगा और दूसरे से इसको मिला दीजिए। टॉप हमारा यहाँ के बाद टॉप पर आ गया, तो टॉप पर इसको मिला दीजिए, ये सिलेंडर के यहाँ से हटा दीजिए इसको, सिलेंडर के इतना ही दूर तक, ऊपर तार का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ तो इतना ही तक है। तो हम इसके टॉप से लेते हैं, एक ये मिला दिए और एक ये मिला दिए। ये वाला एंगल कितना होगा आप तो समझ रहे होंगे, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये देखने में इंक्लाइंड है, लेकिन ठीक उस लाइन के परपेंडिकुलर सेट है, तो वो 90 डिग्री हो गया। चलिए अब इस एंगल को थीटा मान लीजिए, क्योंकि ये बीचों बीच है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये थीटा, और जेड की डिस्टेंस ये वाला, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ओ, ए से लेके ओ तक की दूरी कितना है, दैट इज √3/2a। ए वाला ये पोर्शन है, उसकी ए ओ का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हाट इज tan थीटा। अगर आप tan थीटा लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, a/2 परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, a/2 डिवाइडेड बाई सामने वाला, इसको लीजिएगा बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस कितना हो गया, √3/2a। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, सामने वाले से देख लीजिए आप लोग, इसके परपेंडिकुलर है थीटा, ये डिस्टेंस a/2 डिवाइडेड बाई √3/2a, ये आपके पास आसान से आ जाएगा। तो आपके लिए ये वैल्यूज आ जाएगा, हम समझ सकते हैं कि हाँ यस 2 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना एंगल बच रहा है बच्चे, 1/√3, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, ए से 1 कट गया, 1/√3 का एक स्पेशल वैल्यू भी होता है, व्हाट इज दिस वैल्यू, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं tan 30 डिग्री होता है, इसलिए व्हाट इज थीटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ए दोनों मिला के सिलेंडर का पोर्शन कितना पोर्शन में है, 2 थीटा में है, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60। अब आ जाइए सिंपल, अब यहाँ के बाद से तो खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया ना। व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा, चार्ज इंक्लूड चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ये टोटल सिलेंडर से पास करेगा, लेकिन टोटल सिलेंडर में चारों तरफ को मिला के देंगे तब ना, हमारा सिलेंडर का कितना पोर्शन है, ओनली 60 डिग्री पर है, तो 60 डिग्री में कितना पास करेगा निकाल देंगे, पूरा पर 360 पर इतना है, तो 60 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 360। क्यों इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला वैल्यू कितना पूरे 360 डिग्री का एंगल पर है, तो ये है 1 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 360 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 60 डिग्री में ये दोनों कट गए, तो आपका 6 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, लैम्डा एल 6 एप्सिलॉन, दैट इज योर आंसर। अब इस आंसर से जेई के क्वेश्चन को मैच करा लीजिए, लैम्डा एल मैच कर गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 6। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन बताया और जो अभी की क्वेश्चन बताया, इसमें हिंट क्या दिया हुआ था, इस तार से उसकी परपेंडिकुलर, जो सामने में जो फ्रेम बन रहा हो तार से उसकी दूरी ये दिया हुआ था। ये दूरी कितना दिया हुआ था एक बार फिर बता दें, दैट इज √3/2a। ए क्या है, हाफ ऑफ द साइड, कौन सी साइड, जो उसके परपेंडिकुलर जो आ रहा है उसके साइड, लेंथ की साइड नहीं, लेंथ ऑफ द सिलेंडर का नहीं, आपका जो टॉप ऑफ द सिलेंडर जो आएगा उसकी ले लिया है। तो बस इतनी सी बात आ गया, और इसी को लेते हुए क्या करना चाहिए था, इसको पूरा घूम जाते हैं। अगर इसकी फ्रेम को कहिएगा जरा हम फिर से बना के दिखा दें, तो देखिए कैसा था ये क्वेश्चन,
ये बड़ा सा सिलेंडर था, इसको देखिए ऐसे भी आप देखिए, इस सिलेंडर में ये तार था, यहाँ पर देखिए, अच्छा लगेगा आपको इसको एंजॉय करने। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, उस फ्रेम को लाके इसमें सटा फिक्स कर दिया, तो ये फ्रेम हो गया बच्चे, ये फ्रेम हो गया। यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब टॉप पर, ये टॉप लेवल है, ऊपर नीचे कुछ नहीं, एक ही लेवल पर है। ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था डिस्टेंस, √3/2a, √3/2a, और ये वाला क्या था, a/2, और ये भी क्या है, a/2। बस ये बात था। इससे आपके पास कौन सा एंगल निकालने में मदद मिलता, ये एंगल और ये एंगल। ये एंगल को हम लोग अगर थीटा कहते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा सिमेट्री से, tan थीटा इक्वल टू a/2 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस कितना है, √3/2a। ये दोनों कट गया तो 1/√3 tan 30 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू 30, 1 डिग्री 30 है, दोनों मिला के 60 डिग्री, तो 60 पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 60/360। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे आज क्वेश्चन बताए। कुल मिला के हम अपने आप के नॉलेज को फ्लक्स पर रखेंगे। अगली क्लास में भी अगर मुझे लगा कि कुछ और भी सवाल आपको बताना चाहिए तो फ्लक्स का एक और स्पेशल क्लास ले लेंगे। उसके बाद अब क्या हमारे पास आ जाएगा, गॉस लॉ का सेकंड पार्ट। गॉस लॉ का सेकंड पार्ट क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। ये गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले अगर मुझे थोड़ा सा और भी लगा, मैं अपने अच्छे न्यूमेरिकल से एक बार फिर से चेक करता हूँ प्रोफाइल को, अगर उसमें कुछ अच्छे और मिल गए, जो डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए, इजी होंगे तो छोड़ देते हैं। मैं इस बात को हमेशा ध्यान देता है, इजी है तो खुद आप कर लेंगे, जहाँ आपकी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होती है उसी पर मैं टच करता हूँ। ईजी को तो ऑलरेडी मैंने टच कर ही दिया था बोर्ड लेवल के लिए, वहाँ पर बहुत ईजी एजुकेशन को बना। चलिए कल मैं एक बार फिर आपके सामने आता हूँ, तब तक आप इंजॉय कीजिए। हमेशा इस बात को रखिएगा कि आप कभी भी कंफ्यूजन हो, डरिए मत, दोबारा उस वीडियो को देखिए। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए कि सर रिपीट वंस अगेन। मैं इसे एक बार फिर से उसी सवाल को एक डिफरेंट एंगल से उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप तक को जरूर बता दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।